हेलो, गुड इवनिंग। आज का आपका टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट। नेक्स्ट आएगा आपका उसका ब्लड ग्रुपिंग और आरएच कॉम्पेटिबिलिटी। वैसे ब्लड जो मेन पार्ट है आपका किसी भी ह्यूमन सिस्टम से लेकर के एनिमल बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी पार्ट होता है, परिसंचरण तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं आप लोग, उसका एक मेन पार्ट है ब्लड। ठीक है। तो ब्लड और रक्त बेसिकली ये क्या करता है, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हुए चलता है। तो सबसे पहले उस टर्म कनेक्ट को आप याद कीजिए। कनेक्टिव से आप चलेंगे तो ब्लड एक क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू में भी वापस टाइप आ जाती है, कैसा है, फ्लूइड। फ्लूइड बेस्ड कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कनेक्टिव फ्लूइड जो होते हैं आपके दो होते हैं। एक तो होता है आपका ब्लड, नेक्स्ट होता है लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फ नोड लिम्फेटिक फ्लूइड को आपको जनरली इसके अंदर आपके पार्ट नहीं है, फिर भी उसको समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं, वेन एवर यू गेट इंजरी, जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी ग्रोइन के अंदर छोटी सी सूजन आ जाती है, या कई बार छोटे बच्चों को कहते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए। तो बेसिकली लिम्फेटिक सर्कुलेशन चलता है अलग से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। वो क्या करते हैं कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है उनको कैच कर करके एक जगह स्टोर कर देते हैं, बॉडी में फैलने नहीं देते हैं। वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलता है। तो उसके अंदर जो फ्लूइड चल रहा है आपका, वो है आपका लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसको हिंदी में कहते हैं आपका लसिका। क्या कहते हैं, लसिका। तो ये दो होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज ब्लड, अनोदर इज लिम्फ, रक्त, लसिका। चलो, ये तो चीज हो गया कि ब्लड हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी पार्ट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा इसके फंक्शंस में। फंक्शंस, ब्लड के फंक्शंस के अंदर आप चलते हो तो ब्लड का सबसे बड़ा फंक्शन जो है आपका, वो है आपके बॉडी के अंदर जितना भी आप न्यूट्रिशन डाइट के थ्रू ले रहे हो उनको वो आपकी गट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है, उसका मीडिएटर बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और वो लेके जाएगा आपके लीवर में। लीवर के अंदर वो क्या होता है कि मैकेनिज्म उसका अलग होता है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं आपके बॉडी के लिए, वो चेंज होते हैं ताकि वो यूटिलाइज लिए जा सके, उनका ग्रेडिंग हो जाता है और वो आपके फर्दर बॉडी में स्टोर करना तो स्टोर हो जाएगा, यूज होना तो यूज होगा, और वो आपके नेक्स्ट जो एंड पार्ट है आपकी सेल्स और टिश्यूज, वहां तक वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो फर्स्ट फर्स्ट आएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है साहब, सबसे पहले तो करता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का कर दिया। नेक्स्ट क्या रहता है कि आपने सुना है कि हमारे शरीर के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उनका भी तो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही कर रहा है। तो लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना, लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके टिश्यूज को पहुंचाना, और टिश्यूज से जो भी आपका कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट जो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, उसको वापस कलेक्ट करके ला करके आपको लंग्स के थ्रू वापस एक्सक्रिएट करना या उसको छोड़ना, उत्सर्जन करना। तो वो आ गई आपकी गैसेज। गैसेज फिर आता है आपने जो डाइटरी कंपोनेंट लिए उनका मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी आपके इसी के अंदर आते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स से वेस्ट हो गया, लंग्स तक पहुंचा करके फेफड़ों तक,
और इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका, जैसे यूरिया है, यूरिया नाइट्रोजन बेस कंपोनेंट, वो आपके किडनी तक सर्कुलेट होते हैं, वह किडनी उनको आगे डाइल अपना उसका मैकेनिज्म है जिससे वो ट्रांसपोर्ट करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट होता है। तो एक आ गया आपका वेस्ट, जिनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा इसका एक मेन पार्ट है आपका, क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ब्लड जो है अपना, ब्लड के अंदर कोई भी बाहर से आपको इन्फेक्शन मिलता है तो उसको फाइट करता है, आपकी बॉडीज को डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करता है, आपको डिजीज से बचाता है। तो सबसे पहला ये उसका हो गया डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेज। अब ये कैसे करता है डिजीजेज के अगेंस्ट? जो भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया कह दो, वायरस कह दो, जो भी आपके बॉडी में आए, तो आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन आपकी WBCs होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो उनको ट्रिगर करती है, उनको रोकती है, उनके ऊपर अटैक करती है। नेक्स्ट, कुछ अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं शरीर के अंदर। इम्यूनोग्लोबिन्स को अपन कह सकते हैं शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं जो एक बार डिजीज के बाद में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बाद में आपके अंदर कोई न कोई इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वो एंटीबॉडीज पहले से तैयार होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो आपके ब्लड के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, वो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तीसरा आ जाता है आपके इसके अंदर हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन, हीट रेगुलेशन ऐसा कह सकते हैं कि आपने कुछ जानवरों को देखा होगा जो सर्दी के अंदर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर आपका क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलता है। क्लाइमेट ठंडा है तो वो ठंडे हो जाएंगे, जैसे सांप, सांप का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ज़्यादा ठंडे होने पर वो अकड़ जाते हैं। और लेकिन ह्यूमंस के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर जो बॉडी होती है अपनी आइसोथर्मिक होती है, अपनी बॉडी खुद अपना टेम्परेचर रेगुलेट करती है। वैसे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए अपने ब्रेन के अंदर पॉइंट होता है, लेकिन फंक्शनिंग जो होती है वो अपने ब्लड के थ्रू होती है। जैसे आपको आज कोल्ड विंटर सीजन चल रहा है, उस दौरान क्या होगा, जैसे आपके बॉडी को टेम्परेचर कम हो रहा है जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, तो उस दौरान शरीर क्या करता है, अपने आप मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के कारण बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन और मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होकर के हीट अपने आप बढ़ने लग जाती है, तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। और अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस और अदर वे में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन रहता है। ये काम इस ब्लड का है जी, ब्लड अपना हीट रेगुलेशन रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हर चीज का कुछ न कुछ एक एसिड और बेस के अंदर बैलेंस होता है, जिसको अपन कह के चलते हैं पीएच। तो ये अपना पीएच भी मेंटेन करके रखता है साहब। ब्लड का जो पीएच है आपका 7.35 टू 7.45 के अराउंड होता है, ठीक है। 7 से थोड़ा सा ऊपर है वैल्यू तो ये स्लाइटली एल्केलाइक कहेंगे अपन उसको, स्लाइटली एल्केलिक होता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आ जाता है, आपने कई बार किसी पेशेंट वगैरह को देखा होगा या कोई बुजुर्ग को देखा होगा तो उनकी बॉडी पे स्वेलिंग आपको दिखती है कहीं कहीं पर, ठीक है, वो किसी चोट वगैरह के से नहीं होती लेकिन बॉडी पे स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग का पैटर्न क्या होता है, जैसे अपने बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है ब्लड का, काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना, ठीक है। ब्लड क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको एक जनरल उदाहरण दे देता हूं कि वाटर के अंदर आप किशमिश को डालिए, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो वाटर को अपना आप
खींच लेती है और वो फूल जाती है। तो ब्लड के अंदर एक एल्बुमिन नाम का पार्ट होता है जो आगे आपको बढ़ाएंगे। एल्बुमिन क्या करता है कि आपके ब्लड को और ब्लड का जो अंदर जो वाटर है उसका कंपोजिशन ऐसे रखता है कि वो अपने ब्लड वेसल्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर एक सिस्टम मेंटेन करके रखता है। न तो वो एक्स्ट्रा इधर जाएगा न एक्स्ट्रा उधर से इधर आएगा, तो उससे एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, ये तो आ गया आपके ब्लड के फंक्शंस। ठीक है, अच्छा ये जो चीजें अपन ब्लड पढ़ते हैं, जिसके इसके ब्लड की स्टडी ऑफ ब्लड जो आता है उस पर साइंस को कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, इट्स कम्स अंडर हेमेटोलॉजी। अच्छा, हेमेटोलॉजी जो है आपके ब्लड का कंपोजिशन ही नहीं पढ़ती है। ठीक है, ब्लड कैसे बना, ब्लड का फंक्शन, ब्लड का कंपोजिशन और उसके ब्लड के अंदर जो भी आपकी पैथोजेनेसिटी है या पैथोलॉजी है, डिजीज कंडीशन जो ब्लड की है वो भी इसी के अंदर आती है। तो द ब्रांच अंडर विच वी स्टडी ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब इसके बाद अपन चलते हैं ब्लड। अच्छा, आपका बॉडी वेट जो होता है उसका 7 to 8% आपके अंदर जो अमाउंट होता है ब्लड का, अमाउंट ऑफ ब्लड होता है आपका 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली हो जाता है आपका 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर ये आपके अंदर ब्लड की रहती है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर ब्लड लॉस के कारण ये थोड़ा सा वेरिएशन करता है। ठीक है, ब्लड हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ब्लड कैसे उसका आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक स्लाइड लेता हूं, स्लाइड के अंदर आपको कुछ दिखाता हूं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दो टेस्ट ट्यूब चल रही है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ब्लड भरा हुआ है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपको हाफ पोर्शन के अंदर तो येलो पार्ट दिख रहा है, नीचे आपको जो सस्पेंशन वॉल्यूम दिख रहा है वो ब्लड जैसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने किसी ह्यूमन का आपने ब्लड निकाला, एक आपने वायल के अंदर ले लिया, तो वो अपने आप में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही उस ब्लड को एक कंटेनर के अंदर लेकर के उसको घुमाते हैं, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो कुछ मिनटों के बाद में जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, वो तो आके आपके नीचे इकट्ठे हो जाएंगे क्लॉट फॉर्मेशन में, और जो ऊपर जो पार्ट रह जाएगा उसको अपन कहेंगे प्लाज्मा। ठीक है, वैसे इसको सीरम कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको प्लाज्मा कह रहा हूं, सीरम क्या वो नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे। तो ये आपका प्लाज्मा हो गया, ये आपका ब्लड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब इसी से आप समझ जाएंगे कि कैसे सेपरेशन होता है और कैसे आगे आगे चेक किया जाता है। इसकी आपकी नेक्स्ट स्लाइड बनती है। स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्या क्या चीजें। अगर इसके अंदर कुछ कंपोनेंट मिला दिया जाए तो ये ब्लड जमता नहीं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट होते हैं, वो एक नेक्स्ट चीज होगी जिसके अंदर ब्लड आपका ऐसे का ऐसे रह जाएगा, वो फिर आगे जाके फर्दर आपके टेस्टिंग में काम आता है। तो मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये है कि ब्लड को अपन जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं ये दो पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, नाउ ब्लड एंड ब्लड्स कंपोजिशन। ब्लड, अच्छा, ब्लड को हम मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने टेस्ट ट्यूब में दिखाया था, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकंड कॉर्पस्यूल्स और ब्लड सेल्स। ठीक है, कॉर्पस्यूल्स मैंने क्यों कहा? जो टर्म होती है, आप किसी बॉडी को क्या कह सकते हैं? कॉर्पस कहते हैं। ठीक है ना,
जो सस्पेंडेड पार्ट है उनको अपन कॉर्पसल्स कहेंगे। ये एक टर्म है, मेडिकल टर्म है कॉर्पसल्स। सेल्स के लिए अपन कॉर्पसल्स काम में लेते हैं। ठीक है। अब जो प्लाज्मा के ब्लड के अंदर जो मेन पार्ट है आपका प्लाज्मा, जिसको हम पहले पढ़ रहे हैं, ये आपका टोटल जो ब्लड है उसमें से 55% पार्ट है। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा को मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाया, जो सस्पेंडेड ऊपर का जो येलो वेटर है वो दिखाया, तो प्लाज्मा का कलर कैसा हो जाएगा, पेल येलो कलर हो जाएगा। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर होते क्या क्या है साहब, दो पार्ट वापस कर लो इसके। 95 to 92% होता है आपका वाटर। ठीक है। फॉर दिस कोई भी जानवर, इंसान, ब्लड के अंदर पानी का कंपोजिशन कितना है, 92%, तो जल ही जीवन है। ठीक है। आपको जो वाटर की इंपॉर्टेंस है यहां पर भी आपको दिख रही है। ठीक है। और ये पार्ट जो है आपका, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके वाटर को पीएच को डिसाइड करने में भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके प्लाज्मा के अंदर ही अगला पार्ट आता है कि इसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन दो पार्ट में लेके चलते हैं वापस। एक तो आ जाएगा आपका प्रोटीन्स, और एक आ जाएगा अदर्स। ठीक है साहब। अब ये जो आपका आता है ये आ जाता है आपका 6 to 7% के करीब, ग्रॉसली माने तो 8%। जो अदर्स प्रोडक्ट है वो बहुत ही रेयर और कम होते हैं। अब प्रोटीन्स के अंदर आप प्लाज्मा के अंदर तीन तरह के प्रोटीन लेके चलते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रोटीन्स होता है एल्बुमिन। वैसे डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, प्री के अकॉर्डिंग चले, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समराइज करते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले चलता है आपका एल्बुमिन। ये आपको नाम तो याद करना ही होगा, एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन। मैंने पिछली बार बताया आपको, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो पढ़ा रहा था, यह आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है। जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है और जो आपके टिश्यूज के अंदर ब्लड है, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो पार्ट होते हैं, उनके बीच में फ्लूइड और अदर्स का एक बैलेंस बना के चलता है, जिससे कोई भी पार्ट इधर नहीं जाए, कोई पार्ट इधर नहीं आए, और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है या इंटर एक्सचेंज होता है वो ही हो जो सेलेक्टिव हो। ठीक है। अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव होती है, नहीं कि भाई ये चीज़ मेरे को चाहिए और ये चीज़ बाहर निकालनी, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन एल्बुमिन। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो ही गया, ये एल्बुमिन बनता कहाँ पर है साहब, ये एल्बुमिन का जो जनरेशन है वो आपका कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। जब कभी भी आप लीवर डिजीज के पेशेंट को देखोगे तो उनके अंदर क्या होता है कि एक स्वेलिंग मिलती है आपको, हाथ पांव सूज जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, पेट से अंदर से पानी निकाला जाता है। कहीं अगर नोटिस किया होगा तो या इमेज सर्च करना। होता क्या है कि एल्बुमिन कम हो गया तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो आपके जो फ्लूइड्स है वो आपके बाहर निकल रहे हैं और आपके पेरिटोनियम, पेट की जो लेयर होती है उसके अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। आपके पाँव के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी बेस पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो वो उसका बेस है। तो एल्बुमिन बन नहीं पाएगा लीवर डैमेज होने की वजह से, और एल्बुमिन कम हो गया तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ और देन जनरलाइज स्वेलिंग आना शुरू हो जाती बॉडी पर। ओके, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखना। अच्छा, ये जो आपका प्रोटीन है, इन प्रोटीन्स के अंदर जो मेजर पार्ट है वो आपका एल्बुमिन का ही होता है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, आपका एल्बुमिन ही होगा। नेक्स्ट आपका प्रोटीन आता है ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन या ग्लोबुलिन कहते हो, ये आता है। ये भी आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। अगेन इसका भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। ये तीन टाइप के, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अच्छा, इनका काम क्या है, ये मेनली क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मीडिएटर बनते हैं, ये आपके व्हीकल बनते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट बनते हैं।
जो प्रोटीन्स है उनको आगे ले जाना लाना, ये कोई आरएनए बेस्ड सीरीज चलती है वो अपने आप करते हैं कि क्या कौन सा सेलेक्ट करना क्या करना, वो एक चीज़ है। इसका मेन फंक्शन जो आपको ग्रॉसली याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में किसका करता है? अल्फा प्रोटीन जो है लिपिड और आपके स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का। नेक्स्ट जो आपका बीटा ग्लोबुलिन है ये आपके विटामिन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और विटामिन्स भी कौन से? आपके फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कौन से? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल नहीं, सी अगेंस्ट है आपका वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल आपके आ जाएंगे, मेन फंक्शन इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। अल्फा तो करता है आपका लिपिड्स का, ठीक है, और बीटा करता है आपका KEDA, कीड़ा, ठीक है, पढ़ाई का कीड़ा, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए, ये आपके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन क्या है? आपका एक तरह का वापस इम्यूनिटी का एक पार्ट है, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या कह के चलेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए ये आपका इम्यूनिटी के अंदर पार्ट लेता है। किसके अंदर? इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट एंड फाइनल आपके अंदर प्रोटीन्स के अंदर फाइब्रिनोजन। क्या आ जाता है? 1 2 3 फाइब्रिनोजन। अगेन टर्म आपको याद रखनी है, फाइब्रन। ये क्या होता है कि ये आपके जो प्लाज्मा है उसके अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है। जैसे आपकी इंजरी हो गई, ठीक है, और ब्लड लॉस होने लग गया, ब्लीडिंग होने लगी, उस टाइम कुछ फैक्टर्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, जिनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। उनमें से एक है फाइब्रोनेजन। ये क्या करता है? फाइब्रोनेजन क्या आप समझ लो, फाइबर है, छोटे 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 तिनके। जैसे ही किसी जगह से ब्लीड हुई, इस जगह से ब्लीड होने लगी, ये इंजरी पार्ट है, ब्लड आपका लॉस होने लग गया ब्लड वेसल से या कहीं से भी, तो क्या होता है कि फाइब्रिन्स के इसके अंदर धीरे 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 ऐसे ऐसे फाइब्रिन्स इसके अंदर आ जाएंगे, और जो ब्लड्स की सेल्स है इस जाल के अंदर फंस जाएगी, इसके अंदर फंस जाएगी। फंसने से धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा, जिसको कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, और आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। तो फाइब्रोनेजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग प्रोसेस, या आपको कहते हैं ये आपका रहेगा हेल्प्स इन क्लॉटिंग, या ठीक है। फाइब्रो है वो मैंने क्या बताया आपको, क्लॉटिंग फैक्टर्स है टोटल, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर विटामिन के भी आता है, फैक्टर 8 आता है, ये आपका फाइब्रोनेजन आता है, कैल्शियम का भी रोल होता है। तो वो एक क्लॉटिंग फैक्टर जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरे 14 फैक्टर्स की एक अलग लिस्ट चलती है, ठीक है। तो उस फैक्टर का स्टडी चलते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो बायो केमिस्ट्री का एक पार्ट चलता है जिसके अंदर चलेंगे। आपको इसके अंदर फाइब्रोनोजिन का पार्ट लेके चलना है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट आपका रहता है इसके बाद में कॉर्पसल्स, प्लाज्मा का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा था, ये जो फाइब्रिनोजन है आपने जैसे उसको ब्लड को सेपरेट किया था, मैंने एक टर्म बताई, प्लाज्मा नहीं सीरम कहेंगे। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दो तो जो पीछे पार्ट बचता है वो कहलाता है सीरम, ठीक है, ये चीज है। ओके, नेक्स्ट इरेज। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, अच्छा, ब्लड सेल्स के अंदर आपका सबसे पहले आती है रेड ब्लड सेल्स, RBCs। नेक्स्ट WBC, third one is platelet,
ठीक है, जो अपने सबसे पहले स्लाइड देखी थी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, क्लॉट बना हुआ नीचे जो ब्लड जैसा दिख रहा था, उसमें से अपन इनको आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब लेते हैं सबसे पहला फैक्टर आरबीसी। अच्छा, ब्लड का जो सबसे मेजर पार्ट है वो आपका है आरबीसी। ठीक है, ओके। अच्छा, आरबीसी को जब आप पढ़ने जाते हो तो आरबीसी के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अपने को याद रखना है जनरल जीके के पैसन से। ह्यूमन आरबीसी जो होती है नॉन न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? दो, एक तो कैमल और लामा। ऊंट और लामा जाति जो होती है उनके अंदर जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक चीज आपको नोट और कराऊंगा, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है आपका बोन मेरो के अंदर होता है। ठीक है, और अर्ली पीरियड के अंदर जो फीटल लाइफ होती है उसके अंदर आपका होता है लीवर में और स्प्लीन के अंदर। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो जैसे ही अपना आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है बोन मेरो में, तो वहां पर जो सेल्स बनती है आरबीसी की जो आपकी शुरुआती स्टेज होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो इवॉल्व होती जाती है, इवोल्यूशन होता है उसका, डेवलप होती है, तो उसके अंदर से न्यूक्लियस निकल जाता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस निकलता है क्या है, रीजन क्या है इसका? न्यूक्लियस जो निकलता है उसका रीजन ये है कि उसके अंदर आपका बाइंडिंग कैपेसिटी की जगह मिल जाती है उसके अंदर आपके। न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज कम होती है तो उसके अंदर आपको स्पेस मिल जाएगा। अच्छा, आरबीसीज, अब इसको क्या कहते हैं, मेजर पार्ट हो गया इसका। आरबीसीज का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। अब ये रेड कलर क्यों है साहब इसका? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, हीम एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन अगेन वही जो मैंने पीछे पढ़ाया था, ग्लोबुलिन प्रोटीन, और हीम का मतलब हो गया आपका आयरन। आयरन को ही हीम कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही इस हीम के साथ में आपका ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका कलर जो है रेड दिखने लगता है। इसके कारण इसका कलर क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। तो आपको ये रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, आरबीसीज। अच्छा, आरबीसीज जो होती है इसकी शेप कैसी होती है? अब इसमें एक शेप का भी आ जाता है। आरबीसीज की जो शेप होती है वो आपने एक डिस्क देखी होगी। ठीक है, डिस्कोइड शेप के अंदर होती है, और डिस्क भी कैसी? बाइकॉनकेव। कैसी होती है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव से आप कैसे समझोगे? बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होगी शायद। ठीक है, मैं इस पे शेप बना देता हूँ इसकी। शेप का इसकी इमेज निकालनी पड़ेगी अपने को, मैं निकालता हूँ। ये शेप चेक कीजिए। मार्जिन जो है इसके किनारे वो तो आपके है उभरे हुए गोल, जो बीच में से है वो है आपकी चिपकी हुई अंदर की तरफ से। आप इसकी एक इमेज समझिए, वो रिंग जो फेंकते हैं अपन, ऊपर से तो वो बिल्कुल गोल है, अंदर की तरफ से वो चपटी फ्लैट। ये चीज़ है। अब इसकी क्या है, इससे इसका सरफेस बढ़ जाता है, इसका टोटल क्या एरिया बढ़ जाता है? सरफेस बढ़ जाती है। यही अगर एक बिल्कुल फ्लैट तस्तरी की तरह होती तो उस पर इतना सरफेस नहीं मिलता, इसका सरफेस बढ़ गया। सरफेस बढ़ने से क्या होता है कि जो इसकी साइज जो होती है ना, खुद की जो होती है, आयरन जो होता है वो तो कुछ मॉलिक्यूल्स तक ही होता है, लेकिन उससे 1000 टाइम्स वो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको 1000 टाइम्स बाइंड कर सकता है। तो इसकी वजह से ये शेप इसकी है। ठीक है, डिस्कॉइड शेप कह सकते हैं इसको, ये चीज़। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी बाई कॉनकेव, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है, एक इसकी शेप होने से एक चीज़ और होती है कि आपने सबसे पहले देखा कि जो मोस्ट ब्लड वेसल्स जो होते हैं, सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स, हार्ट के बाद में जो सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको कहते हैं एओर्टा, उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। फिर धीरे 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 आप जैसे दूर की तरफ जाते हो आपकी, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है जिनको आर्टरीज कहते हैं, उनकी साइज छोटी होती जाती है। तो किनारे पर आपकी आर्टरी और वेंस की साइज छोटी होती है। आर्टरी और वेंस के बाद में छोटी छोटी कैपिलरीज आती है। तो ये ब्लड वेसल्स जो बड़ी है उसके अंदर तो आराम से चली जाएगी, लेकिन जहाँ ये पतली नैरोइंग ट्यूबिंग होती है जिनको कहते हैं कैपिलरीज, उसके अंदर से भी आराम से निकल सकती है। तो ये इसकी एक शेप का फ़ायदा ये होता है, ये होती है आपकी फ्लेक्सिबल, इस शेप की वजह से, ताकि इसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक चेन टाइप बना होता है, जिसमें मैंने बताया था कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आयरन हो गया, और उसके अंदर क्या आ गया, ग्लोबुलिन प्रोटीन आ गया। तो इनकी कुछ शेप होती है, इनकी चेन बनती है, जो बिल्कुल ही कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का फर्दर एडवांस रूप है। इस चेन्स के अंदर अगर कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी डिजीजेज हो जाती है। ठीक है, चेन के अंदर आ जाती है। वो डिजीजेज अपने जनरली पूछते नहीं है, वैसे एक डिजीज है पोरफायरिया। होता क्या है कि पेशेंट को कोई भी ऐसी मेडिसिन ले ली उसने जो उसके लिए प्रोहिबिटेड है, उसमें एक लिस्ट बन जाती है, अगर ये मेडिसिन ली तो आपका ये ट्रिगर हो जाएगी बीमारी, नहीं तो आप जनरल एज हेल्दी पर्सन हो। लेकिन जैसे ही आपने कोई जो आपको बैन की हुई मेडिसिन आपने ले ली, आपको जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन, तो आपको वो डिजीज ट्रिगर हो जाएगी। लक्षण क्या आता है, जो इस पेशेंट का जो यूरिन होता है उसको अपन स्टोर कर रख देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। इस डिजीज को कहते हैं पोरफायरिया। ठीक है, एक डिजीज है G6PD डिजीज, वो भी आपके इसमें हीमोग्लोबिन की चेन सिस्टम के अंदर गड़बड़ होता तो ये आपको नहीं पूछेंगे। जनरली एक सवाल और आता है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन होता कितना है आदमी के अंदर? आप कहते हैं ना खून की कमी है, खून की कमी मीन्स एनीमिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, एनीमिया। हीमोग्लोबिन जो होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर अपन मान के चलते हैं 13 से 17 ग्राम इन 100 ml, यह आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आपका अगर बिलो 10 आ रहा है तो आप एनीमिक कहलाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, फीमेल के अंदर ये कम होता है, यूजुअली जो ब्लड लॉस का फैक्टर है उसके कारण ये कम होता है। ठीक है, एनीमिया टर्म्स हो गई, और ब्लड का नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन कितना रहता है वो चीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा, अब एनीमिया के भी खूब सारे टाइप हैं, पढ़ना चाहें तो इसमें दो आपको याद रखना है। एक तो आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, वो ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, एक होता आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, एक होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया, जो आगे काम आएगा, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। किससे होगा? विटामिन B12 की कमी से होगा। और ये एनीमिया जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एनीमिया के अंदर स्पेशली याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी के अंदर, हाँ, ये चीज़ तो हो गई। अब आरबीसीज की लाइफ जो होती है वो आपकी होती है 120 डेज के अराउंड। ठीक है, इसका लाइफ स्पान जो होता है आपका 120 डेज। उसके बाद क्या होता है साहब, इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी रिसाइकल वेस्ट पे सिस्टम पे चलती है, शरीर पे अपना, इसको वेस्ट नहीं जाना जाता है। तो इसको क्या करता है, अगेन वापस उसको दो पार्ट में तोड़ देता है।
हीम और ग्लोबुलिन के अंदर तोड़ देता है, ग्लोबुलिन के अंदर तोड़ देता है। ये प्रोसेस होती कहाँ पर है साहब? ये प्रोसेस होती है आपके स्प्लीन में, ठीक है। और स्प्लीन बनता है अपना स्टोरेज, जहाँ ये जो अपना बचा हुआ हीम है वो उसके अंदर रखा जाकर स्टोरेज होएगा, और ग्लोबुलिन आ जाता है अपने लीवर के अंदर वापस यूटिलाइज होने के लिए। अगर ये सिस्टम नहीं हो पाए सही ढंग से, ठीक है, तो एक कंडीशन आती है जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ गड़बड़ा जाती है, जिसके अंदर जो ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन का जो डिकम्पोजिशन का फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। जनरली जो नियोनेटल बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे, 1 या 2 दिन के अंदर उनके ब्लड के अंदर चेंजेज आते हैं। पहले तो वो फीटस गर्भ में था, तो उस टाइम उसका ब्लड सर्कुलेशन जो प्लेसेंटा के थ्रू चल रहा था, गर्भनाल के थ्रू। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसका खुद का ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। उस दौरान उसकी आरबीसीज में चेंजेज आते हैं और वो मैच्योर होकर टूटने लगती है, ठीक है। उस दौरान ये चीज़ होती है, उसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। होता है क्या है, उसमें डीप जाते हैं तो ग्लोबुलिन जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर नहीं टूट पाता है, और उसकी वजह से जॉन्डिस की प्रोसेस होती है। अपने को ये याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका जो हीमोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है आपका, वो आपका स्प्लीन और लीवर मिलके करते हैं, ठीक है। जिन पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूटता है, जैसे मलेरिया का कंडीशन आती है, मलेरिया के कंडीशन में क्या होता है कि मलेरिया के जो आपके पैरासाइट्स होते हैं वो आरबीसीज के ऊपर डेवलप होते हैं, और एक टाइम जिस टाइम आपको सिवरिंग होती है मलेरिया के अंदर, कंप आते हैं, उस टाइम आरबीसीज क्या हो जाती है? फट जाती है। आरबीसीज फट गई तो अब उसका जो हीम और ग्लोबुलिन कहाँ जाएगा? टूट रहा है तो वो स्प्लीन के अंदर जाएगा, तो वो जाकर के आपका स्प्लीन बड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर आपके जो पैल्पेट करके देखता है सबसे पहले यहाँ, तो वो स्प्लीन को पाल्पेट करता है मलेरिया के अंदर, ठीक है। इधर की साइड जो आपका पाल्पेट करता है वो देखता है लीवर की साइज, ठीक है। हेपेटोमेगेली है, बड़ा हो गया तो हेपेटोमेगेली, और लीवर स्प्लीन बड़ी हो गई तो स्प्लीनोमेगेली। नेक्स्ट आपका आरबीसीज कंप्लीट हो गया। वापस एक बार समराइज कर देता हूँ। ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं उसका मेन पार्ट है आपका आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज की जो होती है नॉन न्यूक्लियस होती है, जब वो जनरेट होती है आपकी बोन मेरो के अंदर, तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने डेवलप स्टेज में आती है, एडवांस स्टेज में आती है, उसका न्यूक्लियस निकल जाता है। इसकी वजह ये होती है कि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसका जो पिगमेंट होता है आयरन, वो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके उसका कलर जो होता है रेडिश आ जाता है, इसकी वजह से इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है? डिस्क शेप में होती है और बाइकॉनकेव होती है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ है इसके अंदर एक जो मैंने बताया कि आयरन हीमोग्लोबिन की एक चैन होती है, अगर वो चैन सही चलती है तो आपका नॉर्मल कंडीशन है, अगर उस चैन में मिस्टेक आती है तो कुछ डिजीज कंडीशन आती है। उस चैन के अंदर जो होते हैं, 2 तो होते हैं बीटा ग्लोबुलिन्स और 2 ही होते हैं अल्फा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। एक ग्लोबुलिन की चेन्स होती है और उसके अंदर बीच में 4 फेरिक आयंस होते हैं, और फिर यह चैन बनती जाती है। लेकिन उसमें अपन उलझेंगे नहीं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर नहीं चाहिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपके इसकी साइज, मैंने नहीं बताई साइज। इसकी साइज़ वैसे मायने नहीं रखती है, क्योंकि साइज़ को अपन याद करेंगे तो हर चीज़ डेटा बढ़ता जाएगा। वैसे 7 to 8 माइक्रोन इसकी साइज़ होती है। माइक्रोन आप चला 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये हो गया इसका लाइफ स्पैन। अब नेक्स्ट आती है आपके WBCs, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, पैथली वाली तो आपकी थी रेड, ये वाइट क्यों हो गई साहब? ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट, इसके अंदर कोई पिगमेंट है ही नहीं, तो ये बेचारी रही वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, इनका अदर नेम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। अच्छा, आरबीसी का नाम मैं बताना भूल गया, उसका नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और ये होगी आपकी ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, अब इनका क्या है कि WBCs को अपन 2 पार्ट में बांटते हैं वापस, एग्रेन्युलोसाइट एंड
ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या है ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट क्यों कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज ल्यूकोसाइट। ठीक है, कलर इसका रहता है वाइट क्योंकि इसका पिगमेंट नहीं होता। अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ओके, ग्रेन्युलोसाइट क्यों कहते हैं और अग्रेन्युलोसाइट क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो इसको देखते हैं। जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इनका साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रिवे, उसके अंदर आपको छोटे 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 दाने दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। जिसमें ग्रेन्यूल्स है वो तो हो गया ग्रेन्युलोसाइट, और जिसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं है वो हो गए एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, WBC जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है जी? डिफेंस मैकेनिज्म। ये अपनी बॉडी को हर डिजीज कंडीशन से बचाता है। डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र है अपना। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपको ट्रिक देता हूं जिसको याद करना है। ठीक है, वो है NEB, नेब। ठीक है, क्या याद रखोगे? NEB, नेब। थोड़ा सा क्या याद करने से इजी हो जाता है। सबसे पहले लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, देन इओसिनोफिल्स, नेक्स्ट बेसोफिल्स। अच्छा, इसको एक जनरल नॉलेज के लिए बताते हैं। फिल जो लिखा ना, इसका क्या मतलब होता है? फिलिक का मतलब अट्रैक्शन, फोबिक का मतलब डिस्ट्रैक्शन, दूर भागना, फोबिया डर है मेरे को इससे। फिलिक का मतलब मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये नाम कैसे रखते हैं कि कुछ डाइज होती हैं, केमिकल होते हैं, जिनको उनके ऊपर डाला जाता है, जिसको वो अट्रैक्ट कर लेती है, उस कलर में आ जाती है, उसको उसके हिसाब से नाम दे देते हैं। जो बेस कलर की डाइट है, जो एसिडिक होती है और कुछ बेसिक होती है, तो बेस डाई होती है, उनको बेसोफिल्स कह देते हैं। ये डाई के आधार पर नाम रखें, लेकिन अपने को टर्म याद रखनी है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिलिक डाइट से आते हैं, जो एसिड बेस नहीं है, न्यूट्रल है, वो न्यूट्रोफिलिक हो गई, इओसिनोफिलिक हो गई और बेसोफिलिक हो गई। ओके, अब ग्रेन्युलोसाइट जो है उसका मेजर पार्ट है आपका न्यूट्रोफिल्स। लगभग आपका मान के चलो 65%। कितना? 65%। करता क्या है साहब? कहीं पर भी आपकी कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, पस सेल्स हो गई, कहीं पस हो गई, वहाँ सबसे ज़्यादा यही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। यह जर्म्स पर अटैक करती है, उनको अटैक करती है, तो सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर। पूरे WBC का काम ही जर्म से फाइट करना है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स कहाँ मिलेगी आपको? जहाँ आपका पस वगैरह हो सका है, इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स की जो स्ट्रक्चर बनती है ना, ये सेल है। ठीक है, इसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स तो है ही छोटे छोटे, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, अच्छा, RBC तो थी नॉन न्यूक्लियस, ये आपके आगे न्यूक्लियस। ठीक है, इसका जो आपका न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर 3 से 4 5 आपके लोब हो सकते हैं। मोर देन 2 लोब होंगे इसके अंदर, मोर देन 2 लोब्स इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आपको इसकी मॉर्फोलॉजी नहीं पूछेंगे, इसके आकार की नहीं पूछेंगे, आपको तो ये पूछेंगे कि WBC के पार्ट कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं। ओके, चलो, तो मैंने जो बताया इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की साइड पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा न्यूट्रोफिल्स। देन आ जाता है इओसिनोफिल्स। अच्छा, इओसिनोफिल्स जो होते हैं आपके, ये 2 to 4% होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है सेल शेप, उसके अंदर जो आपके लोब बनते हैं वो 2-1 लोब आते हैं इसके अंदर। कितने आते हैं? 2 लोब आते हैं, जिससे उनको पहचानने में आसानी हो जाती है। जो स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप से, वो उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इओसिनोफिल का काम क्या होता है? इओसिनोफिल्स जो होते हैं, आपका पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है, या आप एस्थमेटिक हो, तो उसके अंदर इओसिनोफिल रेज हो जाते हैं, इओसिनोफिल का काउंट्स बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मलेरिया क्या है? मलेरिया के अंदर जो आपका
क्या कह सकते हैं, मच्छर तो वेक्टर हो गया, लेकिन जो डिजीज़ का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है ये चीज़। तो उस कंडीशन में अभी आपके एसिनोफिल्स काउंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बेसोफिल्स। अच्छा, ये आपका 2 to 4% होता है, और बेसोफिल्स आ जाता है आपका 1 to 2% हो जाता है। ये आपके सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं एलर्जिक कंडीशन में। किस में बढ़ते हैं, एलर्जिक कंडीशन में। एलर्जिक कंडीशन में बेसोफिल्स बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी 1 to 2 लोब होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका है एक कंसेप्ट और है, लेकिन उसमें डीप नहीं जाए तो अच्छा है। ये क्या करते हैं, जैसे ही किसी सेल्स पे अटैक करते हैं तो मास्ट सेल की तरह करते हैं, बिहेव करने लगते हैं। मास्ट सेल्स वो होती है जब हिस्टामिन्स का सीक्रेशंस करती है। हिस्टामिन एक तरह का केमिकल होता है जो अपने एलर्जी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस एलर्जी को रोकने के लिए अपने एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बनती है, एंटी हिस्टामिन्स ड्रग बनती है, ठीक है ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट्स क्यों कहते हैं, देयर इज नो, क्या कह सकते हैं उसको, पार्टिकल्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर दाने दाने जैसे आपको कोई ऐसे कण नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, फिर एग्रेन्युलोसाइट्स को दो पार्ट के अंदर बांटते हैं, मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अब आपकी जो सबसे जो चैप्टर बनता है ना कि भाई इनकी सेल्स की साइज क्या क्या है, उस सेल्स के साइज के अंदर की सबसे बड़ी साइज जो है इसकी मोनोसाइट्स की, ठीक है। तो बिगेस्ट साइज जो है, लार्जेस्ट साइज जो ब्लड सेल्स है वो आपकी मोनोसाइट है, डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट है आगे चल करके वो है, ठीक है। पार्टिकल की जगह आप ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं, ग्रेन्यूल, ठीक है ये चीज़ हो गया। अच्छा, मोनोसाइट्स की मैंने बता दी आपके सबसे बिग साइज होगी। दूसरा क्या है, एक इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इसकी जो मैंने एक आपको डायग्राम बनाया था सेल का, उसके अंदर जो न्यूक्लियस की शेप है वो हमेशा किडनी शेप रहती है। किडनी की शेप कैसे आती है, ये शेप रहेगी आपकी, रिवर्स बी, ठीक है। तो ये शेप आपके किडनी शेप रहती है। जो आपके क्या कहते हैं, एक आती है दाल आती है आपके, नहीं अलग ही आती है वो दाल, उस टाइप के ये चलती है, ठीक है। सेम सेम शायद उसको कैसा कुछ कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको बीन्स ही कहते हैं, ठीक है ये चीज़ है। मोनोसाइट आ गई। अच्छा, मोनोसाइट क्या होती है, सबसे पहले ये चीज़ है कि ये आपको जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इसकी साइज़ बड़ी क्यों है वो समझना है। ये क्या करती है, जैसे ही कोई जर्म्स आया तो उसको क्या कहेगी, साइड में जा करके उसको निगल जाएगी, अड़प जाएगी। तो ये बिहेव करती है मैक्रोफेज की तरह, किसकी तरह, मैक्रोफेज की तरह। मैक्रोफेज की क्या करती है, कोई भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है या कोई भी एंटीजन है उसको कवर करके उसको निगल जाएगी, पकड़ लेगी, उसको अपने अंदर ही समा लेगी। ये मैक्रोफेजेज का काम करती है। अब इसके बाद आती है, अच्छा ये मोनोसाइट्स जो है आपकी 2-3 जगह पर उसका नाम है, ठीक है, वो मैं नाम भूल रहा हूँ। जिस टिश्यूज़ के अंदर वो पाई जाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं हिस्टियोसाइट्स। लेकिन लीवर के अंदर होगी अगर ये, कहाँ होगी, लीवर के अंदर, तो वहाँ पर इसका नाम होगा कुफर सेल। क्या होगा, कुफर सेल। अच्छा, अदर वे में मत लेना इस चीज़ को, याद कराने का एक तरीका बता देता हूँ। जो काफिर शब्द है, ठीक है, उससे याद कर लो कुफर, ठीक है, क्या कहलाएंगे, कुफर सेल्स। अगर ये लीवर के अंदर पाई जाती है मैक्रोफेजेज मोनोसाइट,
ठीक है, तो उसको कहते हैं कूफर सेल्स। ये आती है KUPFFER और अदर टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है, अदर टिश्यूज़ के अंदर मौजूद रहती है, तो इसको कहते हैं हिस्टोसाइट्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इनका काम क्या है साहब, ये चीज़ मोटा मोटा काम क्या है गया, आप देख रहे हो कि मैक्रोफेज है, ये क्या करते, बैक्टीरिया को पकड़ते, पूरी WBC का ही काम करना है। अब उनका अलग अलग तरीका है कौन सा कैसे काम करेगा, तो ये मैक्रोफेजेस वर्क करके इसको आपको डिजीज कंडीशन से बचाता है। अब आ जाता है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है आपके 3 तरह की होती है, ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, 3 टाइप की आपके ये हो जाती है लिम्फोसाइट। यहाँ ले लेता हूँ, अच्छा एक चीज़ और होती है, जो ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है बोन मेरो के अंदर, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? पोइसिस। ठीक है, ये अलग चीज़ नोट करना, इरिथ्रोपोइसिस। तो पूरा एक बार ब्लड को लेके चलो, फिर वो आगे जा करके रेड में चली जाएगी, इरिथ्रोपोइसिस के अंदर आ जाएगी। लेकिन पोइसिस का मतलब है जनरेशन, ब्लड का जनरेशन कहाँ हो रहा है आपका? लॉन्ग बोन्स के अंदर हो रहा है। लॉन्ग बोन्स में भी कौन सी आपकी? बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो के अंदर इरिथ्रोपोइसिस आपका हो रहा है। लेकिन जो इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है लिम्फोसाइट्स का, वो आपका अलग ही चलता है, इसमें इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है, इसका ये अलग से बनती है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो इसकी प्रोसेस है उसके अंदर 2 चीज़ें बनती है, उसमें से एक में तो बाकी के ब्लड सेल्स बनती है और इधर ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स अलग से जाके बनते हैं और फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा बीटा लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये सबसे बड़े आपके डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट करते हैं और मेजर रोल जो होता है डिफेंस के अंदर आपके किसी भी बैक्टीरिया से, डिजीज कंडीशन से फाइट करने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, अच्छा लिम्फोसाइट एक चीज़ और करते हैं कि किसी भी डिजीज़ के खिलाफ एक पर्टिकुलर इनकोडेड वॉरियर तैयार कर देते हैं, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, वो एंटीबॉडी आपके शरीर में एक बार प्रिपेयर होगी, अब पड़ी है, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का इन्फेक्शन होगा तो वो अपने आप उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना चालू हो जाता है और वो उस चीज़ को रोकने का काम करती है। जैसे आपका पोलियो की वैक्सीन दी गई, तो उसमें क्या किया है कि लाइव एटीन्यूटेड या किल्ड आपको वायरस दिए गए हैं, जिससे आपको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाए। अब एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन जस्ट आप किसी इसको एक्सपोजर होता है, वापस आपको इन्फेक्शन मिल जाता है अदरवाइज, तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पड़ी है तो वो डिजीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होगी, वो आपकी क्योर हो जाएगी। ये वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल इसी पे काम करता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये बीटा और T लिम्फोसाइट्स क्या करती है? आपके एंटीबॉडीज़ बढ़ाने का काम करती है। अब ब्लड का जो कंपोजिशन अपन ने लगभग पढ़ लिया है, अब इसमें लास्ट पार्ट जो बचता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, अपन जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, डॉक्टर्स अपने को एडवाइस करता है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट। क्या करवाता है? टेस्ट करवाता है CBC। तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सारा इसी बेस पे होता है। ठीक है, उसमें मेजर 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो RBCs देखते हैं, RBCs की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ अलग अलग चीज़ों पर डिफर करती है, इसको अपन नोटेड अभी नहीं लें क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसमें अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन, अभी मैंने बताया था 13 से 17 होनी चाहिए। फिर मेजर पार्ट पे ध्यान देना, WBC होनी चाहिए आपकी 5000 से 4000 से लेकर के 11000 की, ये नॉर्मल लिमिट है आपकी। ठीक है, फिर आती है आपकी प्लेटलेट्स आपके बॉडी के अंदर होनी चाहिए 1.5 लाख से 3.5 लाख, ये आपकी नॉर्मल रेंज चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब इसका एक थोड़ा सा कम अलग है, वो 1.5 से 5.5 क्यूबिक mm के हिसाब से चलती है RBCs, लेकिन उसको हाईली जो स्किल डॉक्टर है वो देख पाएगा। अपने लिए जनरल चीज़ें हैं हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट्स।
अब फिर अगला देखेगा WBC में भी कौन सा बढ़ा हुआ है साहब, न्यूट्रोफिल से बढ़े हुए हैं, तो ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसको देखा कि नहीं इयोसिनोफिल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एलर्जिक कंडीशन उसको है। अच्छा, इस आरबीसीज के भी वापस कुछ पार्ट चलते हैं, हीमोक्रिट, मेन कॉर्पोसुलर वॉल्यूम, मेन कॉर्पोसुलर हीमो कंसंट्रेशन, ऐसे करके कुछ और टर्मिनोलॉजीज है जो उसकी डेप्थ में जा करके, तो वो अपने इतना है नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, ये हो गया। अब चलते हैं अपन प्लेटलेट्स। लास्ट वन आता आपका प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स जो होती है ये आपके वापस वही आ गया कि सबसे ज़्यादा आपकी आरबीसीज, फिर डब्ल्यूबीसीज, उसके बाद में लिस्ट होती है आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो होता है आपका, ये आपके रहती है, मैंने बता दिया 1.5 लाख से 4 लाख के करीब आपके होती है। साइज़ का इसका कोई वेरिए नहीं है। अच्छा, इसके अंदर 2 टर्म्स याद रख लो। काम इसका क्या है, मेन काम है इसका ब्लड क्लॉट बनाने में, ब्लड का क्लॉट बनाने में और ब्लीडिंग होने से रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने का काम ये करती है। जैसे फाइब्रिनोजन भी एक पार्ट है इसके अंदर, आपका विटामिन के इसके अंदर पार्ट है, एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का फैक्टर होता है वो भी इसके अंदर काम आता है, वो अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आता है। ठीक है, ये इसके अंदर काम आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लो, जो डेंगू नाम की डिजीज़ होती है, डेंगी, इसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स टूटती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपका प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ एक नोट कर लेनी है। अब प्लेटलेट कम हुई, अच्छा, रेड ब्लड सेल्स के लिए मैंने टर्म बताई इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के लिए टर्म्स बताई ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट के लिए थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये टर्म्स है। जो मैंने ब्लड सेल्स नहीं कहा, क्या कहा था, कॉर्पोसल्स कहा था, तो ये टर्म्स है। तो प्लेटलेट्स की टर्म्स हो गई थ्रोम्बो। अच्छा, ये थ्रोम्बो देखो, थ्रोम्बो से आपको पता चल रहा है थ्रोम्बस बनाना है साहब, थक्का बनाना है, काम क्या करना है, थ्रोम्बस बनाना है इसका काम, इसीलिए इसका नाम ही थ्रोम्बो रख दिया है। ठीक है, तो ये हो गई आपका थ्रोम्बोसाइट। अब ये कम हो रही है तो हो गया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ये ईमिया आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसकी क्वांटिटी कम हो रही, और साइटोसिस कर दूं तो क्वांटिटी बढ़ रही। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब है, साइटो मतलब सेल्स, साइटोलॉजी पढ़ते हो, साइटोलॉजी का मतलब सेल्स, और साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। ठीक है, ये चीज़ है रिलेटेड टू सेल। यह आपका यहाँ पर जाकर के ब्लड का लगभग कंपोजिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्लड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, और उसका काम जो है मेजर आपका ट्रांसपोर्टेशन, हीट रेगुलेशन और आपका इम्यूनिटी पर्पज। ठीक है, तो ब्लड का कंपोजिशन लगभग अपना कंप्लीट हो जाता है। एक बार स्लाइड्स देख लेते हैं, कुछ छूट गया हो तो निकल जाए अपने। उसका एक चीज़ बताता हूँ, आपका जो ब्लड है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को भी एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जिस टाइम आपका ब्लड आर्टरीज में होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन लेकर के आर्टरीज में है और वो आपके टिश्यूज़ को देने जा रहा है, तो उस टाइम आपके उसके अंदर होती है ऑक्सीजन। तो वो ब्लड जो होता है, आर्टीरियल ब्लड जो होता है आपका, रेड ब्लड होता है या शुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन जो वेन्स होती है, जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर ज़्यादा है वो लेके आ रहा है, ब्लड जो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है, उसका रंग जो होता है थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन मेजर डार्क कलर नहीं रहता है, मेजर कलर उसका रेड ही रहता है, हल्का डार्क हो जाता है। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंटेशन की वजह से होता है। और मेंस आर्टीरियल ब्लड होगा रेड और वीनस ब्लड होगा आपका डार्क रेड, थोड़ा डार्क हो जाएगा, एकदम शाइनिंग रेड नहीं रहेगा।
वो रहेगा ऑक्सीजन की। दूसरा, कुछ डिजीज कंडीशन होती है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उसको क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी ले नहीं पाता, तो उसको शरीर को कहाँ से मिलेगी, तो वो हमेशा साइनोस्ट, उसको कहते हैं साइनोस्ट। साइनोस्ट, साइनोस्ट का मतलब होता है उसकी अंगुलियां, हाथ जो मेरा अभी बिल्कुल रेड दिख रहे हैं, उसके हाथ और बिल्कुल काले काले से दिखेंगे। आप उसकी अंगुली को ऐसे दबाओगे तो ब्लड जैसा दिखेगा नहीं, आपको उसका रेड की जगह ब्लैक कलर दिखेगा, तो उसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वो साइनोस्ट है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ है। दूसरा, किसी को आप चोक कर दो, ऑक्सीजन दो ही मत, जैसे अपनी ये हुआ था आपका कोविड के दिनों में, लंग्स खराब हो रहे थे लोगों को, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहे थे, वो साइनोस्ट हो रहे थे, उनके ऑक्सीजन नहीं हो रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो आपने अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया, जो मैंने बताया ना ब्लड का पीएच, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होता है कि अपन आर्टरी से ब्लड का सैंपल निकालते हैं, उसको एक मशीन के थ्रू एनालिसिस किया जाता है, जिसको आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस कहते हैं। क्या? ब्लड गैस एनालिसिस, नाम दे दिया है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, CO2 का परसेंटेज कितना है, बाइकार्बोनेट कितने हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और आपका ये आ गया बाइकार्बोनेट वगैरह आ गया, कुछ इसके अंदर शुगर्स वगैरह भी आ जाता है, एक लैक्टिक एसिड होता है अपने अंदर, ये चीज़। एक लैक्टिक कॉन्सेंट जो आपका इस चैप्टर के अलावा चीज़ है, आप जब भी ओवर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपके दूसरे दिन सारे की सारी मसल्स के अंदर पेन होने लगता है, ठीक है, उसका कॉज है लैक्टिक एसिड। होता क्या है, मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसको क्या करता है, आपके अंदर जो स्टोर आपका जो ग्लूकोज है या जो भी आपका स्टोर्ड फूड है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो उसका जो बाई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बन रहा है लैक्टिक एसिड, और इतना ज़्यादा बन जाता है कि उसको एक साथ एक्सक्रिएट नहीं कर सकते, उसका उत्सर्जन नहीं होता था, तो वो क्या होता है बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, वो बनता है आपके पेन का कारण। तो ये लैक्टिक एसिड आ गया। तो ये चीज़ें जो होती है, इसमें पीएच भी आता है, आर्टीरियल ब्लड गैस में क्या आता है, पीएच भी आता है। अब आपके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ गया, तो आपका जो पीएच मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होता है, वो करता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो कमी होनी होती। तो ये आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उस पीएच के लिए जांच होती है। ब्लड के पीएच की जांच किससे होती है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अपन और भूल रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर जो मैंने बताया ना, मेजर पार्ट बताया था आपको वाटर, फिर बताया मैंने प्रोटीन्स, उसके अलावा कुछ अदर्स पार्ट होते हैं। क्या होता है, अदर पार्ट। उस अदर पार्ट के अंदर आपका क्या है, एक तो आपके न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, जो भी आपने फूड के दौरान जो आपके इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया है वो ब्लड के अंदर है, ठीक है। कुछ क्या है, जो टिश्यूज और सेल्स के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ मेटाबॉलिज्म के बाद में, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। थोड़े बहुत मात्रा में उसके अंदर आपके ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट, और क्या हो सकता है इसके अंदर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी आपको मिलते हैं। तो मेजर याद रखना है, कुछ गैसेज होगी, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, और ये होंगे, और कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स हो सकते हैं जो प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं अपने, ये चीज़ आपको अदर्स में मिलेंगे। तो प्लाज्मा का मेजर पार्ट हो गया वाटर, फिर आ गया आपके प्रोटीन्स, और अदर्स में आ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है, ये मैंने बताना भूल गया था। ओके, अब आपने ये सब तो पढ़ लिया। तो ब्लड पूरा पढ़ाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपको ब्लड और ब्लड की ग्रुपिंग समझ में आए, ठीक है। अगर अपन किसी चीज़ को बेस को नहीं समझेंगे तो उसकी ग्रुपिंग समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो होता है आपका, मेनली ब्लड ग्रुप को समझने से पहले दो कंसेप्ट समझने जरूरी है, ठीक है। एक है एंटीजन, नेक्स्ट है एंटीबॉडी। ओके, एंटीजन है आपका अटैक, कौन है,
अटैक करने वाला या इन्वेडर, हमला करने वाला। ठीक है। और एंटीबॉडी है आपकी आर्मी, जो आपको डिफेंस करती है। आर्मी या डिफेंस फोर्स। ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, ये दो चीज अच्छे से दिमाग में बिठा ले। एंटीजन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकता है जिसके अंदर आपका पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज, यहाँ तक कि कोई लोहे की कील लग गई, ठीक है, तो वो लोहा भी आपके लिए एक तरह का फॉरेन बॉडी है। उसको आपको लकड़ी का कोई कांटा चुभ गया, वो भी आपके लिए फॉरेन बॉडी, तो उसको आप एंटीजन मान के चलो। ठीक है, यानी शरीर के जो टिश्यूज है, उसके अलावा मेरे शरीर के अंदर किसी दूसरे का ऑर्गन लगा दिया जाए तो वो भी मेरे लिए फॉरेन बॉडी ही होगा। हालांकि ये चीज़ें होती है कि उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है और कुछ उनका मैच करके दिया जाता है, ऑर्गन्स को, ब्लड ग्रुप वगैरह सारे मैच करके दिए जाते हैं। फिर भी होता है, संभावना रहती है कि वो रिजेक्ट हो जाए, फिर भी संभावना होती है कि रिजेक्ट हो जाए, तो उनके लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलती है। तो ये चीज़ होती है एंटीजन। कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के अलावा दूसरी चीज़ है तो वो आपके लिए एंटीजन बन जाती है। लेकिन अब उस एंटीजन को आप एंटीजन मानोगे कि नहीं मानोगे, वो डिपेंड करता है आपके डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने खाना खाया, मेरे बॉडी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन उस खाने के अंदर कुछ ऐसे आ गए, बैक्टीरियाज आ गए, वायरस आ गए, वो उनको एंटीजन डिफेक्ट कर लेगा, ये एंटीजन है भाई साहब, ये अपने शरीर के लिए घातक है, तो वो चीज़ उसमें आ जाती है। उसको डिटेक्ट करने वाली एक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन मिल करके आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाती है, जो आपके डिफेंस का काम करती है। ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन को पकड़ लेगी, आ जाओ भाई, मैं तेरे को ये जो तू बर्बादी करना आया वो मैं तेरे को नहीं करने दूंगा। एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती है वो आपके इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्स करती है। अब अपन पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, अच्छा, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है आप सबका अलग अलग होता है। उसके लिए जो फैक्टर है वो आपके पेरेंट्स का जीनोटाइप डिसाइड करता है, और आपकी जो जेनेटिक कोडिंग है, आपको जेनेटिक मटेरियल क्या मिला, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन होने के लिए फैक्टर कौन है? जीन्स। ठीक है, क्या होते हैं? जीन्स। ठीक है, ये जीन्स डिसाइड करते हैं किस बॉडी का कौन सा क्या होगा। इस जीन में भी एक जीन्स होते हैं एलिलीज जीन्स, एलिलीज जीन्स। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप को डिसाइड किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने, लगभग 1900 के अराउंड। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप। अच्छा, ब्लड ग्रुप होते कितने हैं वो समझें। सबसे पहला ग्रुप लेते हैं अपन ए, नेक्स्ट लेते हैं बी, फिर आ गया आपका ए बी, और फिर आ गया ओ। ठीक है, 4 ग्रुप उन्होंने डिसाइड किए। ये डिसाइड कैसे किए हैं कि जो अपने ब्लड सेल्स है उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं। ये कोई ब्लड सेल्स है, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर ये आपके एंटीजेंस है। ठीक है, और जो मैंने एंटीबॉडीज की बात की वो आपके कहाँ है? प्लाज्मा में। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, जो ग्रुप है वही आपका एंटीजन है, जो ग्रुप है वही आपका एंटीजन है। चलो, इसके ए ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा है? ए। बी के अंदर कौन सा है? बी। ए बी के अंदर एंटीजन बोथ, बोथ। ठीक है, अच्छा, फॉरेन कंट्री के अंदर ओ मतलब 0। ठीक है, तो एक फॉरेन का कंसेप्ट था लैंड स्टीनर, तो उसने कर दिया ओ। यहां पर आपका एंटीजन क्या है? 0, नील, है ही नहीं। इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, 0। ओ मत समझो, यहाँ क्या समझो? 0, एंटीजन नहीं। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसकी अगेंस्ट ले लो। ए के अंदर बी, बी के अंदर ए। ठीक है, इस भाई साहब के पास एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, और इनके पास एंटीबॉडी दोनों है। ठीक है, अब देखो
याद करने का तरीका है, इनको एक दूसरे से क्रॉस कर दो। क्या कर दो? क्रॉस कर दो। ये कंसेप्ट समझना जरूरी। एंटीजन वही है जो आपका ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी कौन सी है? इसकी अपोजिट साइड। ठीक है, और इनको एक दूसरे क्रॉस कर दो। ये आपको यहाँ आके दिक्कत होगी, यहाँ तो आप बिल्कुल याद कर लोगे, यहाँ जाते कंसेप्ट होता है। तो ये देखिए, ये चला गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपको मेमोरी टिप्स होगी। अब अपन बढ़ते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि साला ये है क्या चीज। ठीक है, इसको डिसाइड, ये ए ग्रुप आएगा, बी ग्रुप आएगा, ये ग्रुप आएगा, वो ग्रुप आएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं लिख देता हूं पहले, फिर अपन आगे कर देंगे। डोनर कौन दे सकता है साहब? ठीक है, तो ए वाले को ए तो दे ही सकता है, इसमें तो कोई नहीं, खुद की चीज तो ले ही सकता है। ये लीजिए, ए ले लिया। अब देखो भाई साहब, बी नहीं ले सकता। ठीक है, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? कि इसके अंदर एक एंटीजन बी है। क्या है? एंटीजन बी है, लेकिन ये एंटीजन बी और ये एंटीबॉडी बी दोनों मिलके गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए ए बी नहीं लेगा। अब ओ को ले सकता है, ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, एंटीबॉडी है, जब तक एंटीजन को एंटीबॉडी नहीं मिलेगी तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इसको ओ ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ए को ए दे सकता है और ओ दे सकता है। अच्छा, ओ को यूनिवर्सल डोनर इसीलिए कहा जाता है कि ओ के पास एंटीजन नहीं है। ओ के पास में क्या है? एंटीजन नहीं है। ये लीजिए, ए और ओ दे सकता है। यही कंसेप्ट बी में ले लो, बी और ओ। अच्छा, अब ए बी के पास आ जाओ। ए को ए वाला दे सकता है, बी वाला दे सकता है, ए बी दे सकता है, ओ दे सकता है, सारे दे सकते हैं। क्यों? इन भाई साहब के पास में लड़ने वाले डिफेंस आर्मी तो है ही नहीं, कोई भी मुंह उठा के चला जाए। ठीक है, तो ये लीजिए, ए बी एंड ओ। अब आ गए अपन ओ के पास में, तो ओ वाले का भाई साहब जी ओ ही दे सकता है। ठीक है, तो अब यहां से दो कंसेप्ट निकल जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर सब में ओ, सार्वभौमिक दाता, सबको दे सकता है, और यूनिवर्सल रेसिपेंट हो गया ए बी। ठीक है, ये चार्ट आप लोगों को थोड़ा मेहनत करके याद करना है। ओ नेगेटिव दे सकता है, आरएच का कंपोज जो ये आरएच फैक्टर है ना, वो समझाऊंगा तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ओ नेगेटिव प्रिस्क्राइब करना है। ओ नेगेटिव के पास अगेंस्ट वापस एक आरएच रिसेस एंटीजन होता है, वो नहीं है, तो वो किसी को दिक्कत ही नहीं देगा। ठीक है, ये चीज है। यहां तक तो अपना हुआ कंसेप्ट क्लियर। अब ये लैब में टेस्ट कैसे करते हैं वो आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा, तो ये चीज सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, उससे पहले लेते हैं आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर क्या है, इसकी बाद में खोज हुई। ठीक है, ब्लड ग्रुप के साथ में इसको डिस्कवर नहीं किया गया था, आरएच फैक्टर बाद में डिस्कवर हुआ। आरएच फैक्टर जो डिस्कवर हुआ उसके अंदर क्या है कि एक मंकी रिसर्च नाम का बंदर था, रिसर्च होते लैब्स के अंदर, तो रिसर्च मंकीज के अंदर डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम ही रिसर्च रख दिया गया था। ये चीज है। वापस वही लैंड स्टीनर थे, उनके साथ में एक कलीग थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया 1940 के अराउंड। ठीक है, अगेन जैसे आपने ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन देखे ए बी और ए बी दोनों थे, मेन एंटीजन कौन ही थे? ए और बी, और एक में दोनों एंटीजन थे ए और बी। ठीक है, ये चीज हो गई। तो एक एंटीजन और डिस्कवर हुआ जिसका नाम रखा गया आरएच। वैसे एंटीजन खूब होते हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन है, प्रभावी कौन है, उनको ही मेजर रखा जाता है ताकि सबका क्लासिफिकेशन हो सके। तो एक डोमिनेंट एंटीजन निकला एक और आरएच। अब आरएच जो वर्ल्ड के 85% लोग हैं उनके अंदर तो आरएच एंटीजन मौजूद होता है। ठीक है, और 15% लोग हैं जिनके अंदर आरएच नहीं होता, तो वो हो गए आरएच नेगेटिव। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है, कैसे करते हैं, वो चीज मैं बता देता हूं।
ये 3 वाइल देखिए आप, ठीक है। ये लैब्स के अंदर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए काम में ली जाती है। ब्लड ग्रुप क्या है वो तय करने के काम में लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एंटी ए, यानी ए ब्लड ग्रुप है, उसका जो एंटी सिरा है वो आपका एंटी ए। बी ब्लड ग्रुप है, उसका एंटी जो है एंटी बी है, ठीक है। नेक्स्ट आर एच जो है उसका ग्रुप जो है उसको कैसे डिटरमाइन, वो आता है एंटी डी, ठीक है। नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, कांच की पट्टी जिसको बोलते हैं स्लाइड। उसके ऊपर पंक्चर किया, ड्रॉप 1 गिराई, 2 गिराई, वैसे ये तो ड्रॉप गिराते हैं 3 ही, कितने गिराते हैं, 3 ड्रॉप, 1 2 3। ये आपको इमेज समझाने के लिए दी है पहली वाली, ठीक है। फर्स्ट के अंदर एंटी ए डाला, ठीक है, फिर दूसरे के अंदर एंटी बी डाल दिया, तीसरे के अंदर एंटी डी जो आर एच है, ठीक है, इसको आर एच मान के चलिए। ये है आपका आर एच, ये ए, और ये आ गया आपका बी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एंटीबॉडी और एंटीजन जब आपस में मिलते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और ब्लड का क्या हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं हिमोलाइसिस। और चिपकने को कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है। वैसे अगर आपस में ब्लड चिपक जाएगा क्या हो जाएगा, बॉल बन जाएगा और आपके सर्कुलेट होगा ही नहीं बॉडी के अंदर, समझ गए। तो ये चीज़ है। यहाँ मैंने ब्लड ड्रॉप जो गिराई उसके अंदर एंटी ए डाला, इसके अंदर एंटी बी डाला, इसके अंदर आर एच डाला। अब इनको क्या करते हैं, एक अलग से स्टिक लेते हैं, कोई भी, हर एक को अलग से करना है। इसको इससे किया, नेक्स्ट इसको इससे किया, फिर एक नई ली और उससे इसको किया, नहीं तो क्या होगा, ये इसमें मिक्स हो जाएगा, अगर कोई भी पार्टिकल जाएगा फॉल्स रीडिंग आएगी। तो अलग से लेते हैं। अब जैसे ही डाला, इसके अंदर क्या, देखो ब्लड फट गया आपका, क्या गया, ब्लड फट गया, ये ऐसे एज इट इज रह गया, और ये भी ब्लड फट गया। जो फट गया है वो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हो गया, तो ये आपका आ गया ए, और आर एच क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस स्लाइड को भूल दो, मान लो ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो आप किस पे जाओगे, नेक्स्ट पे। ये फट गया साहब और वापस आर एच आ गया, तो हो गया आपका बी पॉजिटिव, ठीक है। अब दोनों ही फट गए साहब, ए भी फट गया और बी भी फट गया, तो क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव, ए बी हो गया पॉजिटिव, आपका आ गया आर एच फैक्टर की वजह से, ये हो गया ए बी पॉजिटिव। अच्छा साहब, तीनों ही नहीं आ रहे, क्यों, अपने पास में ओ में कोई एंटीजन था ही नहीं, तो फटेगा कहां से, ठीक है। तो ये फटा नहीं है, तो आ गया ओ ग्रुप। अब ओ ग्रुप में भी क्या है, फट रहा है तो ओ पॉजिटिव, अगर ब्लड फट जाता है तो है ओ पॉजिटिव। अब नहीं फटा साहब तो हो गया ओ नेगेटिव, दैट्स द कंसेप्ट, ओके। अब इसमें एक और आगे चल करके दिक्कत आती है, वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होने के पीछे अपने जेनेटिक कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये ए बी और जो आपके एंटीजन डिसाइड होते हैं, ये एक एच सब्सटेंस होता है, एच जीन्स के कारण, एच सब्सटेंस, एच जीन्स। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, पहले इस चीज को समझते हैं, क्या चीज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हुआ क्या साहब, एक केस आया 1952 के अंदर, बॉम्बे के अंदर ही, इसीलिए इसका नाम रख दिया बॉम्बे ग्रुप, ठीक है। केस क्या आया कि एक भाई साहब आए जिनका ब्लड ये ओ नेगेटिव निकला, ठीक है। तो ओ नेगेटिव निकला, तो ओ नेगेटिव वाले का ब्लड क्रॉस मैच करके उसको ब्लड चढ़ा दिया, जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन उसको रिएक्शन हो गई, यानी उसका ब्लड मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हुआ तो उसकी आपने क्वारीज की, तो उसको कहा कि यार चक्कर क्या है, अपन ने तो सही ग्रुप लगाया, फिर दिक्कत क्या है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे भेंडे या बेड़े, उन्होंने इस चीज़ का, पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं, एक और एंटीजन है सर, दैट इज कॉल्ड एच एंटीजन। कौन सा एंटीजन था,
एच एंटीजन, वो एच एंटीजन इसमें मौजूद है, ठीक है। एच एंटीजन मौजूद होने की वजह से ये ब्लड नहीं ले रहा, ठीक है। तो वो वहां से डिस्कवर हो गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। पता कहां से लगा? मिसमैच होने की वजह से। अब कंसेप्ट पे आते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। डिस्कवर कब हुआ? 1952 के अंदर डॉक्टर बेंडे, ठीक है। बॉम्बे ग्रुप क्यों कहा? बॉम्बे में डिस्कवर हुआ। अब क्या है कि किसी भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड होने के लिए क्या आती है? आपकी जेनेटिक्स आती है, ठीक है। जेनेटिक्स में भी एक जीन होता है एच जीन, ठीक है। ये एच जीन क्या करता है? एक कोई आपका मॉलिक्यूल होता है या कुछ सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, जिसको अपन नाम दे देते हैं एच सब्सटेंस। क्या करता है? एच सब्सटेंस। ये एच सब्सटेंस क्या करता है कि सभी ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन को डिटरमाइन करता है साहब। क्या डिटरमाइन करता है? एंटीजन को, कि साहब ये एंटीजन ए कन्वर्ट होगा, ये एंटीजन बी में कन्वर्ट होगा, और कोई एंटीजन नहीं होगा, और एक एंटीजन और होगा, वो होगा एच, ठीक है। अब क्या है, जो ये एच एंटीजन है, ठीक है, आपके वापस आर एच फैक्टर की तरह ले लो, 85% लोगों के अंदर तो होता है, 15% के अंदर ये भी नहीं होता, ठीक है। तो वापस वही हो जाएगा, बॉम्बे ग्रुप पॉजिटिव और बॉम्बे ग्रुप नेगेटिव। इसके लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने वो 2 वाइलें बताई, 3, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, तो एक चौथी वाइल और क्रिएट हो जाएगी, वो कहलाती एंटी एच। तो उसमें क्या होगा? वापस वही ऐसे कैसे एक स्लाइड बनेगी, ठीक है। यहाँ ब्लड डाला इसमें, यहाँ ब्लड डाला इसमें, यहाँ ब्लड डाला इसमें, यहाँ ब्लड डाला इसमें, ठीक है। इसके अंदर डाला, फट गया तो एच पॉजिटिव, इसमें डाला एच पॉजिटिव, इसमें डाला एच पॉजिटिव। लेकिन करना कब है? इस ओ नेगेटिव के केस में करना है। करना कब है? ओ नेगेटिव के केस में। ओ नेगेटिव के केस में आप जब करोगे, ओ नेगेटिव आ गया है, तब इसको करना इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तब इसको करते हैं, देखते हैं अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो ठीक है। अब देखो, नेगेटिव ग्रुप तो दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? उसमें एंटीजन है ही नहीं। लेकिन अगर H पॉजिटिव केस है तो उसको H पॉजिटिव वाला ही दे सकते हैं, और H नेगेटिव है तो H नेगेटिव वाले को नेगेटिव का ही देना। जैसे O नेगेटिव है तो O नेगेटिव वाले को O नेगेटिव वाला ही दे सकेगा, दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप को नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही दे पाएगा। अब रेयरेस्ट ग्रुप कौन सा हो गया? O का H नेगेटिव। पहले O नेगेटिव रेयर था, अब हो गया H नेगेटिव, ठीक है। ये O नेगेटिव तो दे देगा, नेगेटिव किसी को भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेगेटिव में एंटीजन नहीं है आपका, RH नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या है? RH नहीं है। नेगेटिव तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इमरजेंसी है, आपको नहीं मिल रहा है परफेक्ट आपको क्रॉस मैच, तो आप नेगेटिव दे दो। नेगेटिव आप सबको दे सकते हो, जैसे ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव का दे सकते हो, ठीक है। नेगेटिव दे दो तो इश्यू नहीं। लेकिन इश्यू कब बनता है कि नेगेटिव वाला मैं हूं और मेरे को नेगेटिव ब्लड ही चढ़ेगा। अगर मेरे को पॉजिटिव दे दिया तो मेरे बॉडी में आ जाएगा एंटीजन, एंटीबॉडी मेरे अंदर मौजूद है दोनों। चार्ट देखो एक बार, चार्ट चेक करो जो आपने बनाया था। ओ के अंदर देखो एंटीबॉडी है ए बी, ठीक है, ए बी है। अब अगर ओ नेगेटिव वाले के अंदर दे दिया आपने तो वो एंटीबॉडी दिक्कत आ देगी वापस, ये चीज़ है, ठीक है ना। ये समझ में आ गई। तो बॉम्बे फैक्टर समझ नहीं आया तो एक बार वापस एक्सप्लेन करें, ठीक है। यहाँ जाकर के आपका ब्लड और ब्लड ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाता है, दे सकता है, ठीक है। ए बी नेगेटिव, ए बी ग्रुप को याद करो वापस। ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ठीक है। तो उसको ए बी वाले को सारे दे रहे हैं। अब नेगेटिव डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीजन नहीं, पॉजिटिव नहीं दे सकता, ठीक है। अब ऐसा कैसा एक चीज और होती है कि ब्लड जो होते हैं ना, नेगेटिव, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पहले तो ग्रुप डिसाइड कर दिया ए बी और ओ,
ए बी और ओ डिसाइड किया आपने तो पहले, और एक ए बी, पहले तो आप ये डिसाइड कर दिए, ठीक है, ओ डिसाइड कर दिया। इसके बाद में आप आर एच पॉजिटिव नेगेटिव बाद में डिसाइड करते हो, ठीक है ना। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ। जैसे दो वाई ले ली, वो वापस ब्लड वाला ग्रुप, लास्ट में जाकर के अपन पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 85% लोगों के अंदर आर एच मौजूद है, आर एच फैक्टर मौजूद है, यानी आर एच एंटीजन मौजूद है, जिसको एंटी डी भी कहते हैं, वो आपका है। लेकिन 15% लोगों के अंदर आर एच एंटीजन नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं। तो ये चीज हो गई, ये आ गया आपका, कंप्लीट हो गया ब्लड और ब्लड ग्रुपिंग। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ब्लड बनता है तब, ठीक है। ब्लड जो बनता है आपका फीटल स्टेज के अंदर, यानी कि बच्चे के अंदर जो आपके गर्भ में होता है, जब 3 हफ्ते का फीटस बन जाता है तो उसके अंदर एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनती है। क्या बनती है? स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट का मतलब प्लूरी यानी बहुत ज्यादा, पोटेंट यानी शक्तिशाली, पोटेंट यानी पोटेंशियल है उसके अंदर शक्तिशाली, तो सेल्स बनती है। वो किसी भी सेल्स में डाइवर्ट हो सकती है, ठीक है। वो प्लूरिपोटेंट सेल क्या करती है, एक तो खुद की प्रोडक्शन भी बढ़ाती है, दूसरी वो कन्वर्ट होती है अदर सेल्स के अंदर भी, दूसरी क्या होती है, अदर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो तीसरे हफ्ते के अंदर योक सेक से स्टेम सेल्स बनती है जो ब्लड बनाना शुरू करती है, ठीक है। योक सेक क्या होता है, जब अंडा होता है आपने देखा होगा उसके अंदर योक होता है अलग से, ठीक है। वैसे फीटल के अंदर योक स्टेक करते थे, वहीं से बनना शुरू होता है। फिर 3 से जैसे चौथा हफ्ता 5वां हफ्ता आ जाता है, तो इसके दौरान 5वें हफ्ते से पहले पहले लीवर में आपका ब्लड प्रोडक्शन होता है। किस में होता है? लीवर में। तो फीटस के अंदर आपका प्रोडक्शन अगर पूछे कि ब्लड का कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर होता है। 5th मंथ के बाद में जब बोन फॉर्मेशन चालू हो जाती है, तब आपका ब्लड बनना शुरू होता है बोन मैरो में। कहाँ बनना शुरू होता है? बोन मैरो में, ठीक है। ये तो हो गए 2 कंसेप्ट। तीसरी चीज है ब्लड के अंदर, हाँ, ये आपके ब्लड फॉर्मेशन, ये चीज हो गई। हाँ, 20 साल तक का जो बंदा होता जाता है आपका बड़ा, तो आपका बोन मेरो जो होती है, पहले तो बिल्कुल रेड बोन मेरो होती है, अंदर लाल टाइप बनी रहती है, तो रेड बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाता है। फिर ब्लड बोन जो ये लॉन्ग बोन है, जैसे ये की, ठीक है, इनको किनारे की प्लेटों को बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है। पहले तो इसके अंदर पूरे के अंदर रेड बोन मेरो है, धीरे धीरे इसके अंदर क्या है, येलो फैट आने लग जाती है, आपकी बोन मेरो की जगह रिप्लेस होने जाएगी, और बोन मेरो शिफ्ट हो जाता है किनारों की तरफ, एपिफाइजियल प्लेट आप किनारे समझ लो। तो अब आपका जो बोन प्रोडक्शन हो रहा है 20 ईयर के बाद में, वो कहाँ हो रहा है? लॉन्ग बोन में, किनारों पर हो रहा है, ठीक है। वैसे बोन मेरो का प्रोडक्शन फ्लैट बोन्स में भी होता है। फ्लैट बोन्स कौन सी? जैसे आपकी ये स्टर्नम, ठीक है, यहाँ पर भी होता है। तो बोन मेरो तो हर हड्डी के अंदर जो खोखली जगह होती है, उसके अंदर आपका जो होता है बोन मेरो होता है, ठीक है। तो बोन मेरो के अंदर आपका प्रोडक्शन आता है, ओके, ये चीज। अब आपके स्लाइड्स के अकॉर्डिंग कोई चीज छूट गई हो तो देख लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें तो लगभग अपना हो गया था। प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, इओनोसिनोफिलियस लगभग हो गए अपने। ब्लड ग्रुपिंग अपन ने समझा दी थी, ठीक है। इसमें एक वाइल और ध्यान रखना, एंटी एच, एंटी एच। नेक्स्ट आ गई आपके, वो मैंने जो बताया था आपका ग्रुपिंग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद में आपके है ये चीज, रेड कलर स्लाइटली एल्केलाइन, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आपके 2 होते हैं, लिम्फ और ब्लड, ठीक है। टोटल बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेट 7 लीटर, वॉल्यूम हो गया आपका 5 to 6 लीटर। स्टडी जो होती है हेमेटोलॉजी में होती है, हेमेटोलॉजी के अंदर जो होता है आपका 5 to 6 लीटर, इसने हाफ कर दिया, एवरेज निकाल दिया, 5 to 6 लीटर चक्कर चलते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों में जाएंगे तो अलग रेशियो आ जाएगा, ठीक है, फीमेल्स में जाएंगे तो अलग रेशियो आ जाएगा। जनरल जो भी है वो 5 to 6 लीटर है, ठीक है।
हेमेटोलॉजी के अंदर आपका आ गया स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिजीज कंडीशन ऑफ ब्लड। ठीक है। अच्छा, मेजर फंक्शंस आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन, एंटीबॉडीज एंड हीट रेगुलेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ठीक है। अब दो पार्ट हो गया आपका, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिनको कॉर्पसल्स कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा आपका हो गया स्लाइटली येलो कलर। आपके जब कभी भी इंजरी लगती है, रगड़ लग गई, उसके बाद में आपके वहाँ से पानी का रिसाव होने लगता है, आपने देखा होगा, वो क्या प्लाज्मा ही है, दैट इज प्लाज्मा। ओके। अब ये प्लाज्मा जो है आपका 55% होता है, जो ब्लड सेल्स होती है वो आपके 45% हो गई। 90 to 90% आ गया, प्रोटीन्स आ गए, और इसके बाद में कुछ आते हैं आपके अदर्स। अदर्स के अंदर कौन से होते हैं? गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, और कुछ मैंने जो बताए थे इनऑर्गेनिक, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट वगैरह। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर आपके 3 प्रोटीन बता दिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजिन। एल्बुमिन जो है आपका मेजर पार्ट है आपका इसके अंदर, ठीक, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं 3 हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। और मेन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अल्फा को लिपिड का और उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, बीटा आपका करता है कीड़ा का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। मेजर फंक्शन और ये बता दिए, बाकी और भी इनके फंक्शंस है, लेकिन पर्टिकुलर फंक्शन कुछ पूछ लेती याद रह जाएगा। और गामा का मैंने कुछ बताया था आपको, ये आपके उसमें ही ट्रांसपोर्टेशन वाले में ग्लोबुलिन्स आ गए, एल्बुमिन्स आ गए। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन आता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर। जब आप प्लाज्मा में से फाइबर को अलग कर देते हो, जो बचा हुआ पार्ट कहलाता है आपका सीरम। ठीक है। ओके। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर है तभी तो आपका बीपी रहेगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है? जो आपका पाइप के अंदर जो फ्लो चल रहा है फ्लूइड का, वो आपकी वेसल्स के ऊपर कितना प्रेशर दे रहा है, पाइप के ऊपर दबाव कितना दे रहा है। आप मोटर चला करके पाइप चलाते हो, उसके ऊपर अंगूठा रखो, आपको प्रेशर फील होता है ना, वही प्रेशर है आपका ब्लड प्रेशर। जो ब्लड की वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो आपकी वेसल्स के ऊपर धक्का कितना दे रहा है, प्रेशर कितना दे रहा है, वो आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है। ओके। अगर इसके अंदर आपका एल्बुमिन कम है तो आपका फ्लूइड निकल जाएगा, तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। टैंक के अंदर पानी ही नहीं है, कम हो गया, अब आप मोटर में प्रेशर कहाँ से लाओगे? पाइप के अंदर प्रेशर कहाँ से लाओगे? मोटर तो चल रही है लेकिन प्रेशर कहाँ है? तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सीरम हो गया प्लाज्मा लेस फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट आ गया आपका, ये तो वही चल रहा है, ब्लड सेल्स। ठीक है। अच्छा, ब्लड सेल्स कौन सी है? सारी की सारी बोन मैरो से बन रही है। अर्लियर स्टेज में स्टेम सेल्स होती है, वही सारी में कन्वर्ट हो रही है। लेटर स्टेज में आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। आरबीसीज, आरबीसीज क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, केमिकल नेम इसका एरिथ्रोसाइट, बोन मैरो स्टोर्ड इन स्प्लीन। अच्छा, ये जो लिखा ना ग्रेवयार्ड, ठीक है ना, मैंने बताया ना आपको, जब ब्लड का डिकम्पोजिशन होता है 120 दिन के बाद में आरबीसी टूट जाती है, तो उसका स्टोर जो टूटने के बाद में जो हीम और ग्लोबुलिन्स होते हैं वो अलग अलग चले जाते हैं। ग्लोबुलिन्स को लीवर फायदे में लेता, चल बेटा मैं तेरे को रिसाइकिल करता हूँ, और हीम को करता है स्प्लीन, वो उसको रिसाइकिल करता है। तोड़ने का, स्टोरेज का काम उसका कहलाता है, स्प्लीन का। ठीक है। और मलेरिया के अंदर स्प्लीन बढ़ जाती है क्योंकि आरबीसी टूटती है शिवरिंग के अंदर। तो वो एक कंसेप्ट याद कराया ताकि याद हो जाए, ग्रेवयार्ड क्या है? आपकी स्प्लीन है। ठीक है। अच्छा, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है एडवांस स्टेज में, जब वो प्रोडक्शन हो रहा होता है उसका बोन मैरो से, तब उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब उसके अलग अलग स्टेजेज आती है, जब वो फाइनल स्टेज में आने वाली होती है, उससे कुछ पहले उसका न्यूक्लियस निकल जाता है। दैट फैसिलिटेट मोर स्पेस फॉर बाइंडिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट, शेप बाइकॉनकेव हो गया। ठीक है। ओके। डब्ल्यूबीसीज, कोई पिगमेंट नहीं है, कलर वाइट है, ल्यूकोसाइट्स नेम हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें चीज बताइए, थाइमस ग्लैंड। ठीक है।
थाइमस ग्लैंड, ये अलग से चीज़ है। थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी स्प्लीन के पीछे की तरफ होती है थाइमस ग्लैंड। ये अपने जो है ना, ये बिल्कुल हड्डी जो चेस्ट की जस्ट इसके पीछे होती है थाइमस ग्लैंड। बहुत छोटी साइज में होती, दिखती नहीं। जैसे थायराइड ग्लैंड होती है आपकी, स्प्लीन के ऊपर रीनल ग्लैंड्स है, नहीं गुर्दे के ऊपर आपके रीनल ग्लैंड्स है, सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज है, इस टाइप से आपके चलते, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। इससे की तरह एक थाइमस ग्लैंड होती है जो थाइमस हार्मोन को प्रोडक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो आपकी फॉर्मेशन होती है डब्ल्यूबीसीज की, वो थाइमस ग्लैंड्स के अंदर भी होता है, लेकिन बहुत ही फ्यू। मेजर पार्ट कहाँ से होता है आपका, बोन मेरो के अंदर ही होता है। बोन मेरो आपकी लॉन्ग बोन्स जो होती है उसके अंदर भी होती है, फ्लैट बोन्स भी होता है। लेकिन बोन सबसे बड़ी कौन सी हो गई, एक तो आपकी फीमर बोन होगी पाँव की, एक आपकी ह्यूमरस बोन होगी। लॉन्ग बोन्स बॉडी के अंदर कौन सी है, दो ही है, और जो लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर बोन मेरो ज़्यादा है, तो मेजर प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वही हो रहा है। बाकी आपके फ्लैट बोन्स भी हो रहा है, मैंने बताया, लेकिन मेजर पोर्शन कहाँ आ गया, उसी के अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा, इनकी शेप जो होती है वो लगभग सर्कुलर होती है और उनकी होती है बाइकॉनकेव। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, अब एक चीज बढ़िया दी है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखिए साहब। ठीक है, अपन मान के चल रहे हैं कि जो मेजर पार्ट है ब्लड सेल्स का उसके अंदर आरबीसीज का होता है और डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स कम होता है, फिर उससे भी कम होता है आपका प्लेटलेट्स का। ठीक है, ये चीज। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान 10 to 12 डेज होता है, लेकिन लिम्फोसाइट, स्पेशली टी लिम्फोसाइट, वो आपकी ज़िंदगी भर रहती है, वो अपना काम करती रहती है। एक बार जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है वो आपके रहती है। ठीक है, वो क्या करती है, जैसे ही आपको आपका कोई प्रिकर्सर मिल गया, उसको ट्रिगर करने वाली कोई चीज़ आ गई, तो वो अपने आप मल्टीप्लिकेशन करके आपका डिफेंस मैकेनिज्म करेगी। ठीक है, मेंटेन इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये हो गया प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान, इसमें 10 to 10 बजाय प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन है शायद। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट हो गए। अच्छा, जिनके साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर छोटे छोटे कण मौजूद है, ग्रेन्यूल्स मौजूद है, उनको ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर नहीं है उनको एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, NEB, नैप, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। एसिडोफिल नहीं कहते, इयोसिन नाम की डाई आती है उसके कारण उसको कहते हैं। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, जिस डाई को अट्रैक्ट कर लेते हैं उसको कहते हैं। बेसिक मीडियम की जो डाई होती है उसको कहते हैं बेसोफिलिक। ठीक है, और कुछ जो एसिड और बेस दोनों को नहीं करके न्यूट्रल डाइज को करती है वो न्यूट्रोफिलिस होती है। तो डाइज के हिसाब से नाम रखे हुए हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल और बेसोफिल मेजरली आपके आते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, और बेसोफिल्स का अगर पर्टिकुलर याद रखना है तो ये मास्ट सेल की तरह कार्य करती है और हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है। किसका करती है, हिस्टामिन का। ठीक है, और एलर्जी को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बनती है। ओके, इयोसिनोफिल्स हो गई। ठीक है, अच्छा, इनमें भी क्या है, सबसे ज्यादा कौन होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी। मेजर पार्ट जो होगा न्यूट्रोफिल्स का होगा। जैसे ब्लड सेल्स में मेजर पार्ट आरबीसी से था, वैसे डब्ल्यूबीसी में मेजर पार्ट न्यूट्रोफिल्स का है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैं ही कह रहा हूँ, न्यूट्रोफिल्स आपके सबसे ज्यादा है ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, जो ज्यादा है वही लड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी के अंदर ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स। फिर बेसोफिल्स आते हैं और इयोसिनोफिल्स आते हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल का याद रखना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कौन सा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सा बढ़ता है, इयोसिनोफिल्स। ठीक है, ये चीज आ गई, मोनोसाइट्स हो गए। अच्छा, फिर आ गया आपका एग्रेन्युलोसाइट, जिसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या काम करता है, मैक्रोफेज की तरह कार्य करता है, और लिम्फोसाइट्स आपकी एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। 3 टाइप की हो जाती है, टी सेल्स, बीटा सेल्स और आपके नेचुरल किलर सेल्स। ये चीज हो जाता है आपका कंप्लीट।
ये चीज़ वही आ गई वापस, जो आरबीसीज की वैल्यू पर क्यूबिक एमएम, चैम्बर होता है एक छोटा सा, स्लाइड होती है, स्लाइड के अंदर एक चैम्बर होता है। एक स्लाइड होती है, उसके अंदर चैम्बर होता है। उस चैम्बर के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो 64 के अराउंड होते हैं, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। इसके अंदर आपने ब्लड्स का सैंपल ले लिया, ठीक है, इसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर में रखते हो, फिर उस स्लाइड को चेक करते हो। उस स्लाइड को चेक करने पर ये आपको वैल्यूज आने लग जाती है, ठीक है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन वगैरह, आजकल ऑटोमेटेड मशीनें आ गई है जो अपना आप हीमोग्राम करके दे देती है, सीबीसी की रिपोर्ट दे देती है। ये वो सीबीसी का ही पार्ट है। आरबीसी जो है 55 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है, ठीक है। फीमेल के अंदर वही चीज़ है कि आरबीसी सेल्स ब्लड लॉस के कारण थोड़ी कम रहती है, हालांकि उनका प्रोडक्शन होता ही रहता है 45 लाख के करीब। ज़रूरी नहीं ये हो, फीमेल के अंदर भी 55 मिल सकता है, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वगैरह अच्छी है, खान पान अच्छा है, तो उसके मिल सकता है, ठीक है। जनरल वे के अंदर एवरेज निकालते हैं तो ये लेके चलते हैं। हीमोग्लोबिन 13 से 17, इसमें 14 से 16, ठीक है। फीमेल्स के अंदर 12 से 14। अच्छा, सबसे बढ़िया टर्म एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, आपको ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कब होगी, एनीमिया तो है आप, जब आपका हीमोग्लोबिन लेस देन 6 हो जाता है, लेस देन 6 हो जाता है, दैट इज इमरजेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर है तो कंडीशंस देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कंडीशंस। कहीं से ब्लीडिंग की ज़्यादा कोई टेंडेंसी नहीं है, नॉर्मली आदमी को कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं है या मेजर इश्यूज नहीं है, तो आदमी को सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं, आयरन टैबलेट वगैरह, उनसे ब्लड आपका बढ़ सकता है, ठीक है। प्लेटलेट हो गई। अच्छा, यो वापस मैंने जो फर्स्ट में टेस्ट ट्यूब दिखाई थी उसमें सेपरेशन ऑफ ब्लड दिखाया था, कैसे कैसे हुआ था वो चीज़ बता दी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को रखा गया है तो 30 मिनट तक रह सकता है। फिर कह रहा है ये आपको 3 लेयर के अंदर निकल जाता है, सबसे पहले प्लाज्मा, फिर डब्ल्यूबीसी, और लास्ट में डेंसर फॉर्म जो होती है आपकी आरबीसीज आ जाती है, क्योंकि आरबीसी की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा नीचे आएगी फॉर्म में, और साइज में बड़ी थी, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग आ गई, क्लासिफिकेशन हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट आरएच फैक्टर, ठीक है, वीमर और लैंडस्टीनर थे। हाँ, एक चीज इसमें मैंने छोड़ दी, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। सबसे पहले तो इरिथ्रो का मतलब ब्लड हो गया, ब्लास्ट का मतलब फटना, विस्फोट हो जाना, और फिटेलिस का मतलब बच्चा, फिटस। टर्म समझ में आ गई, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। एक लेडीज है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है, फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, और उसका जो बच्चा है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होता है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी 9th मंथ तक बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड कंप्लीटली सेपरेट रहता है, आपस में नहीं मिलता है। वो एक प्लेसेंटा होती है जिसको गर्भनाल कहते हैं, उसके थ्रू रहता है, वो अलग रहता है, कभी भी काम नहीं आता, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी कोई इंजरी हो जाए या प्लेसेंटा जब यूट्रस से अलग होता है उस दौरान ब्लड मिक्सिंग हो जाए, तो क्या होगा कि RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव मिल गया ब्लड, ठीक है। तो अब क्या आ गया, मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज है RH की, वो इसको फॉरेन बॉडीज मानेगी, ठीक है, और हो जाएगा रिएक्ट होते ही उसके अंदर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। अब उस मदर के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी क्या होगा,
नेक्स्ट प्रेगनेंसी, यही सिनेरियो वापस बनता है। मदर तो है RH नेगेटिव, लेकिन अगर बच्चा जैसे ही RH पॉजिटिव हुआ, जो ये एंटीबॉडी है ये क्या करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी और उस बच्चे को वहीं के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय क्यों हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड का जो है ब्लास्ट हो गया, और बिना ब्लड कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो कहलाती इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, याद किस में रखना है, RH नेगेटिव फीमेल। अब इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? ठीक है, इसको प्रिवेंट करने का तरीका है, जैसे ही कोई भी डॉक्टर के पास जाती है प्रेग्नेंट लेडीज अपने एंटीनेटल चेकअप करवाने, तो डॉक्टर्स उसका सबसे पहले ग्रुप ही करवाता है, ब्लड ग्रुप क्या है आपका। ठीक है, अगर RH नेगेटिव होता है तो वो अलर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके दिमाग में पहले से ही चलता है कि जब इसकी डिलीवरी होगी मेरे को इसको इंजेक्शन लगाना है एंटी-D। एंटी-D, डी क्या था, RH फैक्टर कोई नाम दे रखा है, मेरे को इसको एक इंजेक्शन देना है एंटी-D, तो वो डिलीवरी के दौरान एंटी-D लगा देगी ताकि ये एंटीबॉडी बने ही नहीं। ठीक है, तो एंटी-D लगने से क्या है, ये स्टेप आपका जो इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस है, नेक्स्ट जो डिसेंडेंट है उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इंजेक्शन क्या लगेगा, एंटी-D, तो ये टर्म है आपकी इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ठीक है, तो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स। फर्स्ट टाइम था